हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के बारे में। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो है मैं इसके जनरल फॉर्म की बात करूंगा, मैं इसके जनरल सॉल्यूशन की बात करूंगा और मैं आपको जो है यहाँ बताने वाला हूं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को आप लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट भी कहते हैं। हायर ऑर्डर का मतलब ये है कि यहाँ जो इक्वेशन दी है उसका ऑर्डर जो है कुछ भी हो सकता है। आपको जो है थर्ड ऑर्डर की, फोर्थ ऑर्डर की, फिफ्थ ऑर्डर की, सिक्स ऑर्डर की कोई सी भी इक्वेशन दी जा सकती है जो कि आपको सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करना है वो जिम्मेवारी हमारी है, हम आपको बताने वाले हैं। लीनियर का मतलब ये होता है कि जिस डेरिवेटिव की डिग्री क्या हो, 1 हो। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको दी होगी ये लीनियर होगी, हायर ऑर्डर होगी और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब ये है कि इनके जो भी कोफिशिएंट दिए होंगे वो सबके सब क्या होंगे, आपके कांस्टेंट होंगे। तो स्टूडेंट जो है सबसे पहले हम इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ ऑर्डर n। तो यहां हम बात कर रहे हैं n ऑर्डर की, ठीक है ना। हायर ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो यहां हम n ऑर्डर की बात कर रहे हैं। हम स्टूडेंट केवल इस वीडियो लेक्चर में आपसे बेसिक पॉइंट डिस्कस करेंगे, देन फिर हम जो है सीएफ की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है a नॉट डी एन वाई डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई डी एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू, आप समझ गए होंगे, प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू क्यूब एक्स। तो जो इक्वेशन आपको मिलने वाली है वो कुछ इस फॉर्मेट में मिलने वाली है। क्लियर है? राइट हैंड साइड में जो है आपको x का टर्म दिया होगा, यहाँ जो टर्म दिया होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कुछ इस टाइप से दी होगी। अब ऑर्डर मैंने आपसे कहा कि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। जैसे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जा सकती है डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू प्लस टू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के 5 डी बाय डी एक्स प्लस का 2y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। आपको इस टाइप की भी इक्वेशन दी जा सकती है, या ई की पावर एक्स की जगह 0 भी दिया जा सकता है ना। तो ये इक्वेशन जो होगी लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब ऑर्डर की बात करें तो ये कितने ऑर्डर की है? थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। तो ये मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी है जिसका ऑर्डर क्या है, n है, जहां a नॉट a1 a2 an आपके क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। इस इक्वेशन को स्टूडेंट आप कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि अगर d को मैं क्या लिख दूं, d ओवर dx, जहां d आपका क्या होता है, डेरिवेटिव ऑपरेटर। तो d को d ओवर dx को मैंने यहां लिखा d। तो देखिए d की पावर n y dxn है, तो मैंने इसको लिख दिया d ओवर dx को। जैसे आप देखें d ओवर dx को आप लिख सकते हैं d, तो d की पावर n ओवर dx की पावर n को आप क्या लिखेंगे, d की पावर n। तो मैंने यहां लिख दिया d की पावर n और ये y। तो y देखो इसमें है, y इसमें है, तो सब में y रहेगा। ये कांस्टेंट है a नॉट a1 a2 और an, ये सेम रहेंगे। हमने केवल क्या किया, d ओवर dx को डेरिवेटिव ऑपरेटर से चेंज कर दिया। क्लियर है? तो आप इस इक्वेशन को इस टाइप से लिख सकते हैं। आप इसको वर्किंग रूल मान के चलेंगे, जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो आपको इस फॉर्मेट में दी होगी, आपको उसको इस डी डेरिवेटिव ऑपरेटर में चेंज करके आपको इस फॉर्मेट में बना लेना है। तो इसके आने के बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहां से देखो y सब में जो है कॉमन है, तो मैंने क्या किया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y को कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू क्यूब एक्स। क्यूब एक्स हमारा जो है राइट साइड में दिया और इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। क्लियर है? अब आप ध्यान से देखें कि ये जो इक्वेशन दी है ये फंक्शन ऑफ डी के फॉर्म में दी है। देखो डी के फॉर्म में, तो इसको हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ डी और ये वाला y इज इक्वल टू क्यूब एक्स, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इस सेकेंड का हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्लियर है? कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन, हमें जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू cf प्लस pi। मतलब यहाँ दो पोर्शन हमें फाइंड आउट करने हैं, एक cf और एक pi, और दोनों को मिला के हमें जो है हमारा जनरल सॉल्यूशन मिलेगा, या जिसको हम कंप्लीट सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्लियर है? तो y इज इक्वल टू cf प्लस pi। तो cf हमारा जो होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और pi स्टूडेंट हमारा होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब CF फाइंड आउट करने के रूल्स अलग है और PI फाइंड आउट करने के रूल्स अलग है, तो वो हम बारी बारी से आपको बताएंगे। इसके बाद स्टूडेंट जो है
पी आई निकालने का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, पी आई इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू क्यूब एक्स। तो यहाँ जो फंक्शन ऑफ डी की बात हो रही थी इक्वेशन सेकंड में, तो इस फंक्शन ऑफ डी को हम क्या लिख देते हैं 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी, जो भी यहाँ इक्वेशन फंक्शन डी में आएगा ये इक्वेशन, उसको हमें जो है डी के फॉर्म में यहाँ लिख देना है इंटू क्यूब एक्स। क्यूब एक्स मतलब जो है जो आपके राइट साइड दिया है, तो ये पी आई का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है। यहाँ मैं एक बेसिक चीज आपको और बता दूं कि जब हम y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई फाइंड आउट करते हैं, है ना, तो सी एफ तो कैलकुलेट होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब सी एफ जब हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि राइट हैंड साइड में इज इक्वल टू 0 ही हम रख के सी एफ को सॉल्व करते हैं, तो राइट हैंड साइड का उतना इंपॉर्टेंस यहाँ नहीं है। तो सी एफ लेफ्ट हैंड साइड से निकलता है और पी आई डिपेंड करता है आपके राइट हैंड साइड पर। तो राइट हैंड साइड पे जो x का जो फंक्शन दिया होगा वो डिपेंड करेगा पी आई पे। तो जो हम पी आई फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ क्यूब एक्स मतलब जो भी राइट हैंड साइड में x का फंक्शन दिया होगा उसको साथ में लेके हमें चलना है। क्लियर है। अब स्टूडेंट ध्यान से देखें, बेसिक चीज है, हम कभी कभी जब सी एफ पी आई पढ़ते हैं तो स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन होता है कि साहब हम जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन के बारे में बताते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन ए ई जिसको हम कहते हैं वो कहाँ से आती है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखें कि यदि मैं इस इक्वेशन फर्स्ट में, किस इक्वेशन फर्स्ट में, इस इक्वेशन फर्स्ट में जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को डेरिवेटिव ऑपरेटर से चेंज कर देते हैं, मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इसको हमें डेरिवेटिव ऑपरेटर में बदलना है, तो आप क्या करोगे, डी क्यूब को लिख दोगे डी क्यूब वाई प्लस 2 डी स्क्वायर वाई माइनस 5 डी वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 0, और आप इसमें से y कॉमन ले लोगे तो डी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब आप कहोगे साहब ये फंक्शन ऑफ d है, बिल्कुल है, ये फंक्शन ऑफ क्या है, d है। जब हम pi फाइंड आउट करते हैं तो pi का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यूब एक्स। तो ये बेटा आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन आपकी आई है डी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर माइनस 5d प्लस क्यूब और इंटू क्यूब एक्स, और क्यूब एक्स में अगर हम बोले आपसे कि यहाँ e की पावर x दिया है तो इंटू e की पावर x। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो हमें पीआई के जब हम रूल पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ हमें क्या करना है कि ये जो हमारा CF जब हम फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ तक फंक्शन ऑफ डी के बाद हमें क्या करना है, तो फंक्शन ऑफ डी हमारा आ गया। फंक्शन ऑफ डी के बाद हमें क्या करना होता है, इसको एक्सिलरी इक्वेशन बनानी होती है, ठीक है ना। तो वो कैसे बनती है, उसके लिए स्टूडेंट हमें क्या करना है, इस इक्वेशन फर्स्ट में डी की जगह इनपुट करना है। आप ध्यान रखें, डी जहां जहां डी दिया होगा वहां वहां हम इनपुट करेंगे, जहां y दिया होगा वहां हम 1 पुट करेंगे, और जहां क्यूब दिया होगा वहां हम 0 पुट करेंगे, तो हमारी एक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी। अब हम सपोज कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन में हम देख लेते हैं स्टूडेंट कि अगर हमें एक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, किसकी, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, तो अभी क्या स्थिति है कि d को हमें m में चेंज करना है, y की जगह हमें 1 लिखना है, और ये e की पावर x मान लेते हैं, ठीक है। और इसमें लिखा है कि क्यूब को हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो ये देखें आप d की जगह हमने रखा तो m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर माइनस के 5m प्लस का 2, और देखो ये y था तो y की जगह 1 रखा, और ये क्यूब है तो क्यूब की जगह हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। तो ये आपकी जो बनेगी ये आपकी होगी एक्सिलरी इक्वेशन। इससे फायदा क्या होता है कि इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ m के हमारे पास 3 रूट आएंगे। कितने रूट आएंगे, 1 2 3, क्योंकि थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन है। क्लियर। चलिए, तो स्टूडेंट जो है यहाँ ध्यान से देखें कि हमने क्या किया, d की जगह m रखा, y की जगह 1 रखा और क्यूब की जगह 0 रखा, तो हमें एक्सिलरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलेगी। तो आप देखें इसमें से आपका y रिमूव हो गया, देखो जहां y था उसकी जगह 1 हो गया, कांस्टेंट आपके बिल्कुल सेम रहेंगे। इसके बाद d d d किसमें चेंज हो गया, m में चेंज होगा, और ये क्यूब x जो फंक्शन है ये आपका 0 में चला गया। क्लियर है। अब जैसा कि हमने कहा, नाउ वी सॉल्व इक्वेशन थर्ड फॉर m, तो ये इक्वेशन थर्ड हमें सॉल्व करना है फॉर द रूट। हमें रूट्स निकालने हैं कि इक्वेशन आपको जिस ऑर्डर की भी दी हो वहां से हमें क्या निकालना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सपोज करो यहां से हमने m की कितनी वैल्यू निकालनी, 3 वैल्यू निकालनी। अब m की 3 वैल्यू निकालने के बाद हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जिसको हम CF कहते हैं वो हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो हम अब आपको
बताने वाले हैं। तो आई होप स्टूडेंट ये बेसिक जो चीजें हैं ये आपको समझ आ गई होंगी कि हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का जनरल फॉर्म क्या होता है, उसमें जो है उसको जो है आप डेरिवेटिव ऑपरेटर के फॉर्म में कैसे बनाते हो, देन उसका जो है जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, फिर उसकी एक्सिलरी इक्वेशन आप क्या कैसे बनाते हो, और फिर आगे के स्टेप्स जो है अभी जब हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बता रहे हैं तो हम आपको बताते रहेंगे कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट मैं बेसिक अभी भी बता दूं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाने के आपको बेसिकली 3 रूल्स पढ़ने हैं, है ना, 3 केस पढ़ने हैं, तो वो बारी बारी से हम सारे केसेस यहाँ आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट अब हम बात करेंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग द सीएफ। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ 3 केस हमें डिस्कस करने हैं, तो पहले फर्स्ट केस डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन गिवन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो स्टूडेंट जो रूट हमें दिए होंगे, हम m की वैल्यू जो सॉल्व करेंगे एक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद m के फॉर्म में जो रूट हमारे पास आएंगे, हम मान लेते हैं कि वो रूट हमारे पास कैसे हैं, रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब ये है, आप डिस्टिंक्ट की जगह डिफरेंट भी कह सकते हो, है ना, मतलब कैसे रूट आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे सपोज कर लेते हैं हम, सपोज हमने किया कि m इज इक्वल टू हमें मिला m1 m2 m3 एंड mn, मतलब मैंने मान लिया कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कितने ऑर्डर की है, n ऑर्डर की है, ठीक है ना। तो हमें जो रूट मिले m इज इक्वल टू वो m1 m2 m3 mn, इसका मतलब ये है स्टूडेंट कोई भी रूट ऐसा नहीं है जो रिपीटेड हो, सारे रूट जो है अलग अलग हैं। जैसे m की जो रूट हमें आए हैं m1 m2 m3 m4, सारे रूट्स हमारे कैसे हैं, डिफरेंट हैं। देन तब हमारा CF क्या होता है, तब CF का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट ध्यान से देखें, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x प्लस एंड सो ऑन, कहां तक, mn, तो आ जाएगा Cn e की पावर mnx। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या होगा, CF होगा। क्लियर, तो ये मैंने n रूट के लिए बता दिए, है ना। आप सपोज करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल देखें, आपकी स्क्रीन पर दिया है, जैसे पहला एग्जांपल जो दिया है, सॉल्व d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 3dy बाई dx माइनस 4y। तो एग्जांपल 1 से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट ये हमें इक्वेशन दी है और आपसे कहा है सॉल्व, तो हमें सॉल्व करना है, मतलब इसका जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ CF और PI दोनों फाइंड आउट करने हैं। हम केवल बात कर रहे हैं CF की, तो PI के लिए राइट हैंड साइड में हमेशा आपको 0 दिया होगा, तो यहाँ QX जो होगा वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि PI सारे इन तीनों केसेस में अभी 0 आने वाले हैं, तो PI की वैल्यू 0 रहेगी। तो उस केस में CF ही हमारा क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा या कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल की बात करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप समझना। जैसे आपको दिया है सॉल्व d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 3d बाई dx माइनस के 4y इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को स्टूडेंट हमें क्या करना है, d यहां रिप्रेजेंट करेगा d ओवर dx को, तो हमें क्या करना है, इस डेरिवेटिव ऑपरेटर में चेंज कर देना है, ठीक है ना। तो इसको आप चेंज करोगे तो इसको कैसे लिख सकते हो, d स्क्वायर माइनस 3d माइनस का 4, y हमने कॉमन लेके इज इक्वल टू लिख दिया 0। अब स्टूडेंट आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या निकालना है, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है। और एक्सिलरी इक्वेशन में क्या करना है, y की जगह में 1 रखना है, क्यूब की जगह 0 रखना है जो कि ऑलरेडी दिया है, और d को चेंज कर देना है m में। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 3m माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे लिए आसान है। चलिए कैसे सॉल्व होगा, m स्क्वायर 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 4m प्लस का m प्लस का m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m कॉमन आएगा तो m माइनस 4 होगा, प्लस का 1 कॉमन आएगा m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन आएगा m माइनस 4 और एक आएगा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि m माइनस 4 इक्वल टू 0 है और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है।
तो m इक्वल टू यहाँ से हमें 4 मिलेगा और m इक्वल टू यहाँ से हमें -1 मिलेगा। तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखें कि ये जो रूट हमें मिल रहे हैं दोनों अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं। क्लियर है ना? तो इस केस में हमारा CF क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं नाउ CF इज इक्वल टू, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। कितने रूट है? 2 रूट हैं, तो ये फॉर्मूला यहां तक लगा दो आप, 2 रूट तक, है ना? तो कैसे होगा, C1 e की पावर, पहला रूट -1 है तो -x प्लस C2 e की पावर, दूसरा रूट 4 है तो हो जाएगा 4x, और ये आपका CF हो जाएगा। अब आपको मालूम है राइट साइड 0 दिया है, तो यहाँ PI जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो 0 होगा। देन उस केस में आपका कंप्लीट सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो y इज इक्वल टू क्या होता है, CF प्लस PI। तो ऐसे केसेस में CF ही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, तो y इज इक्वल टू लिख देंगे C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर 4x, ये आपका आंसर होगा। मतलब निकालना आपको y इज इक्वल टू है। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है हमें प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करनी है। अब स्टूडेंट जो है एक एग्जांपल हम और समझ लेते हैं, है ना? एग्जांपल 4 हमें दिया है, तो इस एग्जांपल 2 में आप ध्यान से देखें कि इसका ऑर्डर 4 है, तो इसको आप जैसे चेंज करें, d को आप लिखें, मतलब d/dx को आप d लिखें, तो इसके लिए मैं बात कर रहा हूं, तो ये क्या होगी, d की पावर 4 -5 d स्क्वायर प्लस 4 y इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, m की पावर 4 -5m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके कितने रूट आने चाहिए स्टूडेंट, 4 रूट आने चाहिए, है ना? तो इसके रूट हम निकाल सकते हैं, m की पावर 4 माइनस 5m स्क्वायर को लिख सकते हैं -4m स्क्वायर और माइनस का m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट देखो m स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर मिला m स्क्वायर माइनस के 4 और यहाँ से माइनस से 1, तो m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट आपको मिला m स्क्वायर -4 और यहाँ से आपको मिला m स्क्वायर -4 कॉमन आया और m स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि m स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0 होगा और m स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब हो जाएगा m प्लस 2 और m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू, एक तो रूट -2 आएगा और यहाँ से क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 रूट तो स्टूडेंट यहाँ हो गए। अब देखो ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं आप m-1 m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू यहाँ से आएगा +1 और यहाँ से आएगा -1। कितने रूट हो गए स्टूडेंट, 4 हो गए, 2 रूट ये हैं, 2 रूट ये हैं, तो आप चाहें तो संयुक्त लिख लें, m इज इक्वल टू -1 1 -2 एंड 2, ये रूट हमारे आ रहे हैं। क्लियर है? तो आप चारों रूटों को ध्यान से देखें, कोई भी रूट एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा होगा, सारे के सारे डिफरेंट हैं, मतलब डिस्टिंक्ट हैं। तो इस केस में आपका CF क्या होगा, इस केस में आपका CF क्या होगा, यहां लिख दूं क्या, देन CF इज इक्वल टू, देखें क्या होगा। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, तो अच्छा देखो फॉर्मूला कहां तक चला जाएगा, 4 रूट हैं तो 3 और एक आगे तक चला जाएगा। C1 C2 C3 C4 आपके क्या है, कांस्टेंट है। कई जगह किसी बुक में A B C D E F लिया है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो इसको हम लिख सकते हैं C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर +x प्लस C3 e की पावर -2x प्लस C4 e की पावर +2x। तो ये स्टूडेंट आपका क्या हो गया, CF हो गया। और यहाँ PI आपका क्या है, 0 है, क्योंकि राइट साइड आपको 0 दिया है। तो y इज इक्वल टू होता है हमारा CF प्लस PI। तो हमने बताया है कि इस केस में CF ही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, तो इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर x प्लस C3 e की पावर -2x प्लस C4 e की पावर 2x। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर है? तो आई होप आपको केस फर्स्ट जो है क्लियर हो गया होगा 2 एग्जांपल से। अब स्टूडेंट अपन बात कर लेते हैं केस सेकंड की। स्टूडेंट फर्स्ट केस में डिस्कस कर चुका हूं, जब रूट आपको रियल और डिस्टिंक्ट दिए थे, मतलब डिफरेंट दिए थे। अब केस सेकंड में बात करूंगा व्हेन, इसके 2 पोर्शन में डिस्कस कर रहा हूं आपसे, है ना, व्हेन
टू रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देन CF इज। स्टूडेंट मैं आपसे कह रहा हूं कि व्हेन टू रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अब देखो रियल और इक्वल की बात हो रही है और रूट में n ले रहा हूं, केवल कितने ले रहा हूं, 2 ले रहा हूं। आप 2 से समझे, आपको बेटर समझ में आएगा। सपोज कर रहे हैं कि m इज इक्वल टू हमें मिला m1 एंड m1, ठीक है, हमें 2 रूट मिले हैं, m इज इक्वल टू m1 एंड m1, क्लियर है। 2 रूट मुझे मिले हैं और दोनों रूट कैसे हैं, इक्वल है। देखो m1 की जो वैल्यू है वही वैल्यू m2 की, मतलब m1 m2 इक्वल है, 2 रूट हैं जो कि सेम आ रहे हैं, है ना। तो उस केस में हमारा CF क्या होगा, उस केस में CF होता है हमारा C1 प्लस C2x e की पावर m1x। उस केस में स्टूडेंट हमारा CF होता है ये, क्लियर, हमारा CF होता है ये C1 प्लस C2x e की पावर m1x, क्योंकि रूट आपके क्या है, सेम है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये एग्जांपल दिया है, सॉल्व d2/dx² प्लस 4d/dx प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ स्टूडेंट d को रिप्लेस करना है, मतलब d/dx को रिप्लेस करना है d से, तो इसको हम लिख सकते हैं d² प्लस 4d प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अब इसकी एक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है, तो क्या हो जाएगी, m² प्लस 4m प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, 2 दूनी 4, तो m² माइनस 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m कॉमन आया तो m-2 हुआ, और यहाँ से माइनस का 2 कॉमन आया तो m-2 इज इक्वल टू 0 हुआ। देखें m-2 यहाँ से कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, m-2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक m-2 इज इक्वल टू 0 होगा और यहाँ से m-2 इज इक्वल टू 0 होगा। या आप सीधा सीधा बोल सकते थे कि m-2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से m इज इक्वल टू 2 आ रहा है और यहाँ से भी m इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 रूट हमारे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। तो आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, हियर टू रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देन CF। तो स्टूडेंट इसका CF क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2x, और रूट आ रहा है आपका 2, तो e की पावर 2x, ये आपका क्या हो गया, CF हो गया। अगर मैं PI की बात करूं तो PI यहाँ क्या होगा, 0 होगा। तो मैं कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करूं तो y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो इस केस में हमने आपसे बताया था कि CF हमारा क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, C2x e की पावर 2x, ये आपका स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ जो है मैंने आपसे कहा था कि 2 रूट्स हमारे इक्वल हो। दूसरे केस में मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। दूसरे केस में मैंने सपोज किया, सपोज दैट m इज इक्वल टू 2 2 2 और 3। सपोज करते हैं 4 रूट आ रहे हैं, है ना, ये 4 रूट आ रहे हैं, m इज इक्वल टू 2 2 2 और 3। अब हमें जो है इसका CF निकालना है। कैसे निकालोगे, अब आप कहोगे कि साहब ये 3 रूट तो कैसे हैं, रियल है और इक्वल है, लेकिन ये वाला रूट क्या है, डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है। तो इस केस में स्टूडेंट हमें क्या करना है, आप देखें दोनों रूट लग जाएंगे। इन 3 रूट को आप देखें तो ये रूट को अगर मैं एक रूट मानूं, सपोज करो मैं इनको तीनों को ए रूट मानता हूं और इसको मैं 3 मानता हूं, तो ये दोनों कैसे हो गए, डिफरेंट हो गए। और अगर इस ए की बात मैं करूं तो ये देखो इक्वल हो गए। तो इसमें जो है दोनों रूल हमारे लगेंगे। तो CF क्या होगा वो स्टूडेंट आप ध्यान से देखें। सबसे पहले तो आप इसके लिए देख लें, ये 3 इक्वल है, तो C1 प्लस C2x, यहां तक मैंने आपको बताया था क्योंकि ये 2 रूट थे। अब स्टूडेंट अगर 3 रूट होंगे तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान रखना। अब अगर 4 रूट इक्वल होंगे तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस C4x क्यूब हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए ना। जैसे जैसे कांस्टेंट बढ़ेगा वैसे वैसे x की पावर भी बढ़ती जाएगी। और यहाँ 2 था तो e की पावर हमने लिख दिया 2x। अब स्टूडेंट पहले केस में हमने पढ़ा था कि अगर रूट हमारे कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, जैसे हमने कहा 1 और 3 हैं, तो हम क्या लिखते थे, C1
ई की पावर एक्स प्लस C2 ई की पावर 3x। तो ये वाला केस तो हो गया। अब प्लस हमें क्या करना है, C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, तो लिख देंगे C4 ई की पावर 3x। ये आपका CF होगा। क्लियर। चलिए आप एक केस और समझ लेते हैं। मैं आपसे फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं, सपोज कर लेते हैं ना कि m इज इक्वल टू -3 और 2 और 3, ये चार रूट आ रहे हैं, -3 2 और 3। तो अब हमारा सही अब क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए ले लो, हो जाएगा C1 प्लस C2x और e की पावर -3x। क्लियर है। अब देखो ये तो दोनों कैसे हैं, डिफरेंट हैं, तो क्या लिखेंगे, C1 C2 हो गया, लिखेंगे C3 e की पावर 2x प्लस C4 e की पावर 3x। सॉल्व हो गया। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें जो है सेकंड केस में जब भी इस टाइप से रूट आपको दिए हो तो आपको इस तरीके से CF फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं थर्ड केस की। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं यहां केस थर्ड की। तो थर्ड केस कहता है व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब वही डिफरेंट, या आपको जो है ऐसे कहें कि जो रूट आपको दिए हैं वो अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में दिए हैं। ठीक है ना। तो यहां देखो स्टूडेंट दो रूट हो गए, अल्फा प्लस आई बीटा एक रूट हो गया और अल्फा माइनस आई बीटा दूसरा रूट हो गया, है ना। देन CF हमारा होगा स्टूडेंट C1 सॉरी e की पावर अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ये आपका क्या होगा स्टूडेंट, CF होगा, है ना। तो यहां आप क्या करें, जैसे सपोज कर लें कि आपको रूट आपने फाइंड आउट किए -2 प्लस माइनस 3 आयोटा आपको मिला। तो आप देखें कि यहां से अगर आप कंपेयर करें तो अल्फा इक्वल टू क्या आ रहा है, -2 और बीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है 3। तो यहां अल्फा की जगह -2 रख दें और बीटा की जगह 3 रख दें, सॉल्व हो गया। क्लियर है। इसमें एक कंडीशन और बनती है स्टूडेंट, व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी एंड इक्वल, देन CF हमारा क्या होगा। देखिए स्टूडेंट यहां जो है आपसे वो ये कह रहे हैं कि रूट आपको जो है इमेजिनरी भी दिए हैं और इक्वल भी दिए हैं, तो हो जाएगा e की पावर अल्फा एक्स C1 प्लस C2x कॉस बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4x साइन बीटा एक्स। समझ गए ना। ये जो केस सेकंड था उसको मिक्स करके इन्होंने बनाया है। देखो सेम है, C1 की जगह C1 प्लस C2x कर दिया, C2 की जगह C3 प्लस C4x कर दिया। इनका मतलब कहने का ये है कि अगर आपको जो रूट हो वो अल्फा प्लस माइनस आई बीटा दिए हो और फिर से आपको अल्फा प्लस माइनस आई बीटा दिए हो, है ना। तो उस केस में सॉरी ये दो रूट दिए हो आपको, प्लस माइनस नहीं मतलब दोनों कैसे दिए हो, इक्वल दिए हो, है ना। तो आपको उस केस में क्या करना है, आपका CF ये बनेगा। क्लियर। चलिए अब स्टूडेंट इसके एक एग्जांपल की मैं बात कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल, है ना। एक क्वेश्चन इसका कोई हम ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। इसमें जो है क्वेश्चन हमें दिया है d2/dx² सॉल्व d2/dx² प्लस 5dy/dx प्लस का 2y इज इक्वल टू 0। सॉल्व। एक बार आप चेक कर लो, d2/dx² प्लस 2dy/dx प्लस 5y, यहां 2 है और यहां 5 है। क्लियर। चलिए तो इसको स्टूडेंट हमें सॉल्व करना है। देखें कैसे सॉल्व होगा। आप जानते हैं कि इसको जो है डेरिवेटिव ऑपरेटर में बदल दो, इसको d/dx को। तो इसको स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं d²
प्लस 2d प्लस का 5 y इज इक्वल टू 0। अब इसकी एक्सिलरी इक्वेशन अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगी m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स के हमें रूट फाइंड आउट करने हैं, तो रूट फाइंड आउट तो हो नहीं रहे, तो श्रीधराचार्य रूल्स आपने पढ़ा है, उससे हम क्या करेंगे, इसको रूट निकालेंगे। तो m इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी मतलब d इज इक्वल टू होता है ना माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, चलिए तो करते हैं माइनस बी, तो माइनस बी क्या होगा, माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4ac, तो 4 5 चौको 20 अपॉन 2a, ए का कोफिशिएंट 1 है तो ये 2 आएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट m इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, ये देखिए स्टूडेंट हो रहे हैं माइनस के 16 डिवाइडेड बाय 2, और आपको मालूम है कि अंडर रूट -16 को आप लिख सकते हैं रूट 16 इंटू रूट -1, तो रूट -1 की वैल्यू होती है आयोटा, और 16 को आप लिख सकते हैं 4, तो ये हो जाता है 4 आयोटा। इसको आप लिख सकते हैं m इज इक्वल टू -2 प्लस -4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और इसको आप 2 को आप जो है डिवाइड कर दें तो -1 प्लस -2 आयोटा। तो यहाँ से स्टूडेंट हमें जो है ये रूट मिले। क्लियर, तो यहाँ जो है एक रूट आपको जो मिला है वो आप देखें, एक रूट आपको मिला है -1 प्लस 2 आयोटा, दूसरा रूट आपको मिला है -1 -2 आयोटा। क्लियर है, दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि यहाँ अल्फा इज इक्वल टू -1 है और बीटा इज इक्वल टू हमें दिया है 2। इसको अगर आप कंपेयर करते हैं अल्फा प्लस माइनस आई बीटा से, तो अल्फा इज इक्वल टू -1 और बीटा इज इक्वल टू 2, तो उस केस में आपका सी एफ क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला है ना। तो सी एफ हमारा क्या हो जाएगा, तो सी एफ इज इक्वल टू लिखेंगे ई की पावर अल्फा एक्स मतलब -x c1 cos बीटा एक्स माइनस 2x प्लस c2 साइन बीटा एक्स मतलब 2x, ये आपका क्या होगा सी एफ होगा, और यहाँ पी आई आपकी हो जाएगी 0। तो y इज इक्वल टू हमने पढ़ रखा है सी एफ प्लस पी आई, तो इस केस में सी एफ ही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, ई की पावर -x c1 cos 2x प्लस c2 साइन 2x। क्लियर, चलिए तो ये आपके हो गए कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट, तो यहाँ जो है मैंने आपको सी एफ फाइंड आउट करने के तीनों रूल्स बता दिए हैं। मैंने जो है यहाँ आपको एग्जांपल्स भी करवा दिए हैं और आपको तीनों में डिफरेंस भी बताया कि तीनों केसेस में क्या क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर दें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट जो है मैं आपको पीआई फाइंड आउट करने के रूल्स बताऊंगा, उसका फॉर्मूला बताऊंगा, देन जो है फिर बारी बारी से अपन जो है पीआई डिस्कस करेंगे। तो बने रहें, देखते रहें एनआरटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।